नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। रेशीम बाग आरएसएस मुख्यालय में पहुंचे डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, डॉक्टर हेगड़ेवार स्मृति मंदिर में दी श्रद्धांजलि। मेसी इंडिया टूर विवाद में बड़ा एक्शन, आयोजक शत्रुघ्न दत्ता 14 दिन की पुलिस हिरासत में। दिल्ली एनसीआर में जीआरएपी 4 लागू, बढ़ते प्रदूषण पर आपने सरकार को घेरा। क्या फास्ट एंड फ्यूरियस में नजर आएंगे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, विन डीजल की पोस्ट से बड़ी हलचल। और इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड, रात 7 ढेर, आईडीएफ का सटीक एयर स्ट्राइक। महाराष्ट्र में नागपुर स्थित रेशीम बाग आरएसएस मुख्यालय पहुंचे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय में उन्होंने डॉक्टर हेगड़ेवार स्मृति मंदिर में नमन किया और संघ के 100 साल की सेवा, समर्पण और संगठन शक्ति को सलाम किया। एकनाथ शिंदे ने कहा, रेशीम बाग हर कार्यकर्ता को देशभक्ति की अलग ही अनुभूति कराता है। जाति, भाषा और प्रांत से ऊपर उठकर यहां से निकलने वाला हर स्वयंसेवक राष्ट्र सेवा में जुट जाता है। उन्होंने संघ के वैश्विक संगठन विस्तार की सराहना की और कहा कि बिना किसी प्रसिद्धि के चाहे 100 वर्षों से निरंतर समाज और राष्ट्र के लिए काम करना अपने आप में ऐतिहासिक उपलब्धि है। शिंदे ने आपदा के समय आरएसएस और शिवसेना के कार्यकर्ताओं की भूमिका का जिक्र करते हुए कहा, जब भी संकट आता है, सेवा और समर्पण के साथ सबसे पहले यही कार्यकर्ता मैदान में उतरते हैं। रेशीम बाग से निकला ये संदेश साफ है, राष्ट्र प्रेम, सेवा और संगठन शक्ति आज भी देश की सबसे बड़ी ताकत है। मी नागपूरला आलो की नेहमी रेशीम बागमध्ये येतो आणि इथं आल्यानंतर एक राष्ट्रप्रेमाची प्रेरणा मिळते, ऊर्जा मिळते आणि मग ते घेऊन पुढे लोकसेवेचं, जनसेवेचं काम करायला बळ मिळतं। खरं म्हणजे सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत साहेब हे कडवट राष्ट्रप्रेमी, देशभक्त आणि देशाला दिशा देणारं खऱ्या अर्थाने एक मोठं व्यक्तिमत्व सरसंघचालक म्हणून नेहमी मार्गदर्शन करत असतात आणि त्यामुळे आमच्यासारख्या कार्यकर्त्याला नेहमी प्रेरणा मिळत असते आणि समाजसेवेचं बळही मिळत असतं। खरं म्हणजे 100 वर्षापूर्वी परमपूज्य डॉक्टर केशव बळीराम हेगडेवार यांनी संघाची स्थापना इथं केली। हे देखील मोठी अचीवमेंट आहे। खरं म्हणजे नागपूर ही फक्त उपराजधानी नाही आहे, तर या ठिकाणी स्वयंसेवक संघाची जन्मभूमी देखील आहे आणि म्हणून इथं येणारा प्रत्येक कार्यकर्ता जात, भाषा, प्रांत याच्या पलीकडे जाऊन राष्ट्रप्रेमाची शिकवण इथून घेऊन जातो आणि देशसेवा करतो। 100 वर्ष एखादी संघटना निरपेक्ष भावनेने काम करत असते, कुठलीही प्रसिद्धीपासून अलिप्त राहून कुठल्याही अपेक्षा न ठेवता 100 वर्ष काम करणं हे देखील एक ऐतिहासिक बाब आहे। आणि आपत्ती, संकट असतं जेव्हा आम्ही देखील शिवसेना तिकडे पोहोचते, तिकडे आरएसएसचे कार्यकर्ते देखील आपत्ती आणि संकटामध्ये निरपेक्ष भावनेने काम करत असतात। खरं म्हणजे एक लोकाभिमुख आणि राष्ट्रप्रेम आणि देशप्रेम राष्ट्रीय स्वयंसेवक आरएसएसच्या स्वयंसेवक संघामध्ये आणि सगळ्याच लोकांमध्ये या ठिकाणी पाहायला मिळतं, याचा खूप अभिमान आम्हाला। फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी के G-O-A-T इंडिया टूर 2025 से जुड़े विवाद में बड़ी खबर सामने आई है। टूर के प्रमोटर और मुख्य आयोजक शत्रुघ्न दत्ता को विधाननगर कोर्ट में पेश किया गया है। सुनवाई के बाद अदालत ने दत्ता को 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। पुलिस के अनुसार टूर आयोजन से जुड़े कई पहलुओं की जांच चल रही है। इसी सिलसिले में आयोजक को गिरफ्तार किया गया था। अब पुलिस हिरासत में उनसे गहन पूछताछ की जाएगी। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि नियमों के बावजूद स्टेडियम में बोतल बंद पानी और पेय पदार्थ कैसे बिके। इन वस्तुओं पर ऐसे आयोजनों में आमतौर पर प्रतिबंध होता है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान शत्रुघ्न दत्ता के वकील ने आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा है
कि उनके मुवक्किल को झूठे मामलों में फंसाया गया है। वकील ने उम्मीद जताई है कि जांच में सच्चाई सामने आएगी। दत्ता की पेशी के दौरान कोर्ट के बाहर भाजपा समर्थकों ने प्रदर्शन भी किया है। गौरतलब है कि सॉल्ट लेक स्टेडियम में मेसी के अचानक लौटने पर भारी हंगामा हुआ था। G-O-A-T टूर के तहत हजारों फैंस महंगे टिकट लेकर पहुंचे थे। लैप ऑफ ऑनर के बाद मेसी के जल्दी निकलने से दर्शक नाराज हो गए। गुस्साए फैंस ने कुर्सियां और बोतलें फेंकी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी स्थित बोंडी बीच पर आज दिन दहाड़े भीषण गोलीबारी की घटना हुई है। 2 हथियारबंद हमलावरों ने बीच पर मौजूद लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस मास शूटिंग में कम से कम 10 लोगों की मौके पर ही मौत की पुष्टि हुई है। रविवार होने के कारण बीच पर भारी भीड़ मौजूद थी। स्थानीय मीडिया के अनुसार घटनास्थल पर यहूदियों की संख्या अधिक थी। लोग 8 दिवसीय पवित्र पर्व हनुक्का के पहले दिन के समारोह में शामिल होने आए थे। गोलीबारी के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सुरक्षा एजेंसियों ने तुरंत इलाके को घेरा। घटना के बाद ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने इस घटना पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि बॉन्डी बीच के दृश्य बेहद चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं। पीएम ने बताया है कि पुलिस और आपातकालीन टीमें लोगों की जान बचाने में जुटी हैं। स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने करीब 50 राउंड गोलियों की आवाज सुनी। कैंपबेल परेड के पास कई लोग जमीन पर पड़े नजर आए। घटना शाम करीब 6:30 से 6:45 के बीच हुई। पुलिस ने दोनों हमलावरों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहन जांच जारी है। सीरिया से बड़ी और बेहद गंभीर खबर सामने आ रही है। मध्य सीरिया के पलमायरा इलाके में अमेरिकी ठिकाने पर आईएसआईएस ने जानलेवा हमला किया है। एक अकेले आईएसआईएस बंदूकधारी ने अमेरिकी सीरियाई संयुक्त सुरक्षा गश्ती दल पर घात लगाकर फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 अमेरिकी सैनिकों और एक अमेरिकी नागरिक ट्रांसलेटर की भी मौत हुई है, जबकि 3 अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। घायलों की हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। यह हमला इसीलिए भी अहम है क्योंकि राष्ट्रपति बशर असद के पतन में 1 साल बाद अमेरिकी सैनिकों का यह पहला बड़ा और घातक हमला माना जा रहा है। अमेरिकी की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि मृतक सैनिकों की पहचान फिलहाल सार्वजनिक नहीं की जाएगी। रक्षा विभाग की नीति के तहत परियोजनाओं को सूचना देने के 24 घंटे बाद ही नाम जारी होंगे। हमले के बाद अमेरिका में सख्त प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस घटना पर गहरा दुख जताते हुए कहा है कि अमेरिका ने 3 महान देशभक्त खोए हैं। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि यह आईएसआईएस का हमला है और इसका बहुत गंभीर जवाब दिया जाएगा। सीरिया के हालात एक बार फिर तनावपूर्ण है और अब पूरी दुनिया की नजर अमेरिका की जवाबी कार्रवाई पर टिकी हुई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। 7 अक्टूबर 2023 के हमले का मास्टरमाइंड हमास का वेपन चीफ कमांडर राद साद अब मारा जा चुका है। इजरायली सेना ने गाजा में एक सटीक हवाई हमले में राद साद को ढेर कर दिया है। आईडीएफ ने इस ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है, जिसमें दिखता है कि राद साद का काफिला गुजर रहा था। चारों ओर हथियारबंद एस्कॉर्ट और तभी एक जबरदस्त धमाका सीधे उसकी चलती गाड़ी पर। आईडीएफ के मुताबिक राद साद 7 अक्टूबर के नरसंहार के मुख्य सूत्रधारों में से एक था। वो हमास की हथियार उत्पादन इकाई का प्रमुख था और उसके बनाए विस्फोटकों से कई इजरायली सैनिकों की जान गई है। इजरायली सेना का दावा है कि युद्ध विराम के दौरान भी राद साद गाजा में हथियारों का निर्माण जारी रखे हुए था और समझौते के उल्लंघन में उसकी सीधी भूमिका थी। इजराइल का कहना है कि राद साद के खात्मे से हमास की सैन्य ताकत को दोबारा खड़ा करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। 7 अक्टूबर के जिम्मेदार पर इजराइल की कार्रवाई जारी है और ये साफ संकेत है मास्टरमाइंड अब निशाने से बाहर नहीं है। अमेरिका की प्रतिष्ठित ब्राउन यूनिवर्सिटी, जहां पढ़ाई और रिसर्च का माहौल होता है,
वहां गोलियों की आवाज ने खौफ फैला दिया है। फाइनल परीक्षाओं के दौरान अचानक कैंपस में ताबड़तोड़ फायरिंग हुई और देखते ही देखते यूनिवर्सिटी जंग का मैदान बन गई। इस सामूहिक गोलीबारी में अब तक कम से कम 2 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 8 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद पूरे कैंपस को तुरंत लॉकडाउन कर दिया गया। छात्रों और स्टाफ को आदेश दिया गया, दरवाजे बंद रखें, फोन साइलेंट करें और जहां है वहीं छिप जाएं। यूनिवर्सिटी ने शाम करीब 4:15 बजे अलर्ट जारी कर साफ कहा है कि शूटर अभी भी घूम रहा है। गोलीबारी बाउस एंड हॉली बिल्डिंग के पास हुई। यही वो 7 मंजिला इमारत है जहां इंजीनियरिंग और फिजिक्स की परीक्षाएं चल रही थी। सैकड़ों लैब, क्लासरूम और ऑफिस और उसी इमारत में गोलियों की गूंज। पुलिस के मुताबिक संदिग्ध काले कपड़ों में एक पुरुष था जिसे आखिरी बार बिल्डिंग से बाहर निकलते देखा गया। शुरुआत में हिरासत की खबर आई, लेकिन बाद में पुलिस ने साफ किया है कि अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रोविडेंट के मेयर ने पूरे इलाके में शेल्टर इन प्लेस लागू कर दिया है। कैंपस के आसपास रहने वाले सभी घरों को यह अपील की जा रही है कि वो घरों के अंदर रहें। FBI समेत कई एजेंसियां मौके पर मौजूद है। हर गाड़ी, हर शख्स की तलाशी ली जा रही है। इस घटना की जानकारी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी दी गई है। पहले उन्होंने संदिग्ध के पकड़े जाने की बात कही थी, लेकिन बाद में बयान में सुधार करते हुए कहा है कि शूटर अब भी फरार है। फिलहाल ब्राउन यूनिवर्सिटी में डर और अनिश्चितता का माहौल है। सवाल यही है, आखिर परीक्षा के बीच गोलियां क्यों चली और कब तक पकड़ा जाएगा वो हमलावर जिसने शिक्षा के मंदिर को खून से लाल कर दिया। यूपी से लेकर हरियाणा तक आज सुबह कोहरा सिर्फ मौसम नहीं था, बल्कि सड़क पर चलता फिरता खतरा बन गया। घने कोहरे ने विजिबिलिटी को लगभग शून्य कर दिया और नतीजा एक के बाद एक भीषण सड़क हादसे। तस्वीरें हरियाणा के रेवाड़ी जिले की हैं। नेशनल हाईवे 352D पर गुरावड़ा गांव के पास, जहां कोहरे के बीच रफ्तार का अंदाजा गलत पड़ा और 3 से 4 बसें आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। शुरुआती जांच में पुलिस ने हादसे की वजह साफ बताई है, कम विजिबिलिटी। रेवाड़ी से झज्जर की ओर जा रही बसें कोहरे में एक दूसरे को देख ही नहीं पाई। हादसे में कई यात्री घायल हुए, जिन्हें आसपास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस मौके पर मौजूद है, जांच जारी है और अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में भी कोहरे ने कहर बरपाया है। दादरी GT रोड पर घने कोहरे के चलते आधा दर्जन वाहन आपस में टकरा गए। हादसे के बाद हाईवे पर लंबा जाम लग गया, अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही दादरी पुलिस मौके पर पहुंची। केन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटाया गया, तब जाकर यातायात बहाल हो सका। सवाल बड़ा है कि जब कोहरा हर सुबह जानलेवा बन रहा है, तो क्या रफ्तार पर लगाम और सतर्कता ही एकमात्र बचाव है? कोहरे में सावधानी ही सुरक्षा है, वरना एक पल की चूक जिंदगी भर का दर्द बन सकती है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। दिल्ली NCR में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गई है। बढ़ते AQI को देखते हुए GRAP स्टेज 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई है। इसके तहत निर्माण कार्यों और कई गतिविधियों पर सख्त रोक लगाई गई है। GRAP 4 लागू होते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार को प्रदूषण के मुद्दे पर घेरा है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, बंद कमरों में भी धुंध साफ दिखाई दे रही है। भारद्वाज ने प्रदूषण को सरकार की नाकामी बताया। सौरभ भारद्वाज ने मुख्यमंत्री की भूमिका पर भी सवाल खड़े कर दिए। कहा, क्या मुख्यमंत्री को AQI की सही जानकारी तक नहीं है? उनका कहना है कि अगले 4 साल में जनता क्या उम्मीद करेगी। भारद्वाज ने विशेषज्ञों को आगे आने और मुख्यमंत्री को पीछे हटने की सलाह दी। वहीं पर्यावरणविद भावरीन कंधारी ने GRAP 4 को प्रतिक्रियात्मक कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि यह स्थायी समाधान नहीं है, आंकड़े सुधरते ही पाबंदियां हटा ली जाएंगी। CAQM ने प्रदूषण को देखते हुए सभी सख्त कदम लागू कर दिए हैं।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई शहर से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। सुपेला इलाके में अंडरब्रिज के पास नाली से उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बोरी के बाहर इंसानी हाथ दिखाई दिया। बदबू इतनी तेज थी कि राहगीर तक रुक गए और जैसे ही नजर पड़ी दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। नाली से बोरी बाहर निकलवाई गई, रस्सी खोली गई तो अंदर मिला एक महिला का शव, सड़ी गली हालत में। शुरुआती जांच में शव 3 से 4 दिन पुराना बताया जा रहा है। महिला की उम्र करीब 30 से 35 साल के बीच आंकी गई है, लेकिन पहचान अब तक नहीं हो सकी है। फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया है, सबूत जुटाए गए हैं। पंचनामा कार्रवाई के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को आशंका है कि महिला की हत्या कहीं और की गई है और सबूत छिपाने के लिए शव को बोरी में भरकर नाली में फेंका गया है। घटना की खबर फैलते ही आसपास के इलाके में सनसनी फैल गई। लोगों से पूछताछ जारी है और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजेस भी खंगाली जा रही हैं। दुर्ग के एसएसपी विजय अग्रवाल के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की वजह और पूरी सच्चाई सामने आ पाएगी। फिलहाल भिलाई में बोरी में बंद मौत ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। हॉलीवुड स्टार विन डीजल ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर फैंस के बीच उत्सुकता बढ़ा दी है। इस पोस्ट में वो फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ नजर आ रहे हैं। विन डीजल ने फोटो के साथ ऐसा कैप्शन लिखा जिसने चर्चाओं को और हवा दे दी है। उन्होंने इशारा किया है कि फास्ट एंड फ्यूरियस की आने वाली फिल्म में रोनाल्डो की एंट्री हो सकती है। विन डीजल इस फ्रेंचाइजी में न सिर्फ अभिनेता बल्कि निर्माता भी हैं। उनके बयान के बाद से फैंस कयास लगाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर इस संभावित कोलैबोरेशन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। विन डीजल ने कैप्शन में लिखा है कि रोनाल्डो के लिए फिल्म में खास रोल लिखा गया है। हालांकि अभी तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की ओर से कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इसके बावजूद दर्शक दोनों को एक साथ देखने के लिए बेहद उत्साहित हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस की अगली फिल्म आने वाले साल यानी कि अगले साल अप्रैल में रिलीज होने वाली है। हॉलीवुड रिपोर्टर्स के मुताबिक ये फिल्म पिछली फिल्मों से अलग और ज्यादा भव्य होगी। इसमें हाई लेवल वीएफएक्स और सीजीआई का इस्तेमाल किया जाएगा। फिल्म में जबरदस्त एक्शन के साथ इमोशंस की भी झलक मिलेगी। देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ, जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।